Good afternoon, students. Welcome to the class MA Final Sociology. हम लोग MA Final Sociology का 5th पेपर कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिकल थियरी करेंगे. मैं आपको 5वां पेपर पढ़ाऊंगी और टीचर्स आपको क्या पढ़ाएंगे वो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया है. मैंने आपको सिलेबस भी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया है. आपका सिलेबस क्या है उस सिलेबस को भी आप देखिए. और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपने फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक आपने इसको पढ़ा है, उसको आप देखें और ताकि आपको वापस से रिफ़्रेश करने की आवश्यकता है. केवल हम ये सोचें कि क्लासरूम टीचिंग से काम चलेगा, क्लासरूम के अलावा सेल्फ स्टडी पर भी हमें ध्यान देना होगा. और जो आपको सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के अंदर कुछ संदर्भ पुस्तकें हैं, उन रेफरेंस बुक्स को भी देखिए. आप उसको इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं. इंटरनेट पे भी बहुत सारा कंटेंट आपको इससे संबंधित मिलेगा. स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विथ यू. चूँकि अब आप लोग एमए कर रहे हैं, एमए फाइनल में हैं और एमए का मतलब एक गंभीर विद्यार्थी है, एक ऐसा विद्यार्थी जो विषय के बारे में गंभीरता से जानने का प्रयास करता है, गहराई से जानने का प्रयास करता है और आप वह जानने की कोशिश करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ. और इसके लिए हमें पाठ्य पुस्तकें नहीं, हमें रेफरेंस बुक्स पढ़नी है और रेफरेंस बुक्स का जिक्र आपके सिलेबस के अंदर भी दिया गया है. और आप मुझसे व्यक्तिगत स्तर पर भी या अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं, अपन इस पर चर्चा कर सकते हैं. और एक और महत्वपूर्ण बात यह, इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम लोगों को जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ या और टीचर्स जो आपको इसके अंदर लेक्चर दे रहे हैं, उनसे संबंधित कोई भी जिज्ञासा आपके मन में हो, कोई भी क्वेरी हो, वो आप हमसे पूछिए. और केवल पूछना ही नहीं है, हमें इसकी तैयारी कर कर भी आना है और हमें आपके द्वारा क्या तैयारी की गई है उससे हमें अवगत कराते रहिए, ताकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा कि हमारे विद्यार्थी इस लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, ऑनलाइन की प्रक्रिया क्या है उसके द्वारा वह अपने आप को एनलाइटन करने की कोशिश कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं. ये तभी संभव होगा जब आप हमें फीडबैक देंगे. इसलिए समय समय पर अपना फीडबैक भी हमें देते रहिएगा. चूँकि आज हमारा पहला दिन है और इस पहले दिन में हमें उसका जो पहला टॉपिक है नेचर एंड मीनिंग ऑफ सोशोलॉजिकल थियरी, उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं. नेचर एंड मीनिंग ऑफ सोशोलॉजिकल थियरी यानी सामाजिक सिद्धांत की प्रकृति और अर्थ क्या है उसको हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे. यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी कि सामाजिक सिद्धांत क्या है. पहले हमें सिद्धांत शब्द को समझना है, सिद्धांत शब्द का अर्थ क्या है. समाजशास्त्र में जब भी हम समाजशास्त्र में कभी भी संबोधों की बात करते हैं तो हम बार बार एक वाक्य का प्रयोग करते रहे हैं. समाजशास्त्र में जिन भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संबोधों का प्रयोग किया जाता है, उनमें समाजशास्त्रियों के अंदर मैतक्य नहीं है. यानी उस संबोध की परिभाषा को लेकर उनके अंदर हमें एक जैसी विचार देखने को नहीं मिलते हैं. उनके अंदर हमें विचारों की विविधता और विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, उनके अंदर हमें भेद देखने को मिलता है. तो यहाँ पर अब हमें समझना है सिद्धांत क्या है और समाजशास्त्र में ये संबोध क्यों महत्वपूर्ण है और ये हमारे सामने किस किस संबोध के रूप में हमारे सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं उनको भी हमें जानना होगा. समाजशास्त्र में संबोधों एवं अन्य विशिष्ट शब्दावली के अर्थ को लेकर समाजशास्त्रियों में जब एक जैसी विचार नहीं होते हैं तो हमारे सामने कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं. विज्ञान की कोई भी शाखा हो, किसी भी शाखा के विकास के लिए उसके संबोधों का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, उनका एक अर्थ ही होना बहुत जरूरी है. बहुअर्थी होने पर हमारे सामने अध्ययन करने में, अनुसंधान करने में, संप्रेषण करने में हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं. प्राकृतिक विज्ञान विषय में ऐसी कोई समस्या नहीं है. प्राकृतिक विज्ञान के अंदर जिन संबोधों का प्रयोग किया जाता है वे संबोध बहुअर्थी नहीं होते हैं, उनका केवल एक ही अर्थ होता है. यदि किसी एक वैज्ञानिक के द्वारा एक संबोध का प्रयोग किया गया है तो सभी ऑल ओवर वर्ल्ड सार्वभौमिक है, सभी समाजों में उस शब्द को उसी अर्थ में लिया जाता है. व्हेन वी से ऑक्सीजन, व्हेन वी से वाटर, ऑक्सीजन और वाटर, पानी या ऑक्सीजन का अलग अलग अर्थ नहीं है.
जैसे ही हमने पानी या जल बोला, उसका अभिप्राय सिर्फ वही हमारे सम्मुख आता है। लेकिन समाज विज्ञानों में ऐसा नहीं होता है। लेकिन समाज विज्ञान से पहले हम अगर साहित्य की भी थोड़ी बात कर लें कि हम ये कह रहे हैं कि समाज विज्ञान में बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो वो हमारे लिए समस्या है। लेकिन साहित्य में ये समस्या नहीं है। साहित्य में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं और ये साहित्य की सबसे बड़ा ताकत है। साहित्य में बहुअर्थी शब्द जो हैं वो उनकी ताकत है, क्योंकि साहित्य काल्पनिक जगत को प्रस्तुत करता है और वहाँ बहुअर्थी अर्थ उनके साहित्यिक कार्यविधि के अंदर लालित्य उत्पन्न करता है, रोमांच उत्पन्न करता है, रोमानियत लेकर आता है, साहित्य को और सुंदर बना देता है। साहित्य चाहे हिंदी का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे स्थानीय भाषा का हो, चाहे किसी अन्य भाषा का हो, लेकिन साहित्य में एक ही शब्द के लिए, जैसे कि हम कोई भी बात को कहें और बार बार एक ही शब्द की पुनरावृत्ति करें तो फिर साहित्य में हमारी रुचि खत्म हो जाती है। जब हम कहते हैं वी रिपीट द वर्ड अगेन एंड अगेन, तो हमको लगता है बोरियत होने लगती है। तो हम उस रेपिटिशन से बचने के लिए हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन समाजशास्त्र में ऐसा नहीं है। साहित्य तो काल्पनिक जगत पर आधारित है और समाजशास्त्र यथार्थ के जगत पर आधारित है। तो यहाँ पर साहित्य की विशेषता समाजशास्त्र पर लागू हो नहीं सकती है और समाजशास्त्र को हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में समाजशास्त्र में जिन संबोधों का प्रयोग किया जाता है, जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनके बहुअर्थी नहीं होने चाहिए। लेकिन ये है और हमारे यहाँ सामने एक समस्या भी है। पर ऐसा है क्यों, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रथम वर्ष से लेकर अब तक आपको बार बार समझाया गया है, समाजशास्त्र के अंदर जो अवधारणाएं हैं वे अवधारणाएं कॉमन पैरेलेंस से ली गई, आम बोलचाल की भाषा से लिए गए शब्द हैं। हमारे दैनिक जीवन में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन शब्दों को हमने संबोध के रूप में प्रयुक्त किया है। फॉर एग्जाम्पल पर्सनैलिटी, फॉर एग्जाम्पल कल्चर, समूह, स्टेटस, रोल, ये शब्द केवल समाजशास्त्र के शब्द नहीं हैं, ये केवल समाजशास्त्र की धरोहर नहीं है। हमने ये शब्द साहित्य से लिया है। कोई जब हम स्ट्रैटिफिकेशन शब्द की बात करते हैं, स्तरीकरण की बात करते हैं, तो हम कहते हैं हमने इसको ज्योग्राफी से लिया है। जब हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमने इसको इंग्लिश लिटरेचर से लिया है। तो कुल मिलाकर हमारे शब्द अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए शब्द हैं जिनके बहुत सारे अर्थ हैं, बहुअर्थी शब्द अर्थ हो जाते हैं। तो उसी संदर्भ में आगे जाकर हम देखते हैं तो थियरी शब्द का भी एक डिक्शनरी मीनिंग है, शब्दकोशीय अर्थ हमें डिक्शनरी में देखने को मिलता है। और आप देखेंगे समाजशास्त्र में जितनी भी अवधारणाओं का प्रयोग किया गया है, जिन भी शब्दों का शब्दकोशीय अर्थ होता है, वहाँ पर हमें एक ही शब्द के बहुत अर्थ देखने को मिलते हैं। इसलिए ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो थियरी शब्द भी एक शब्दकोशीय शब्द है, इसके बहुत सारे अर्थ हैं और इनके बहुत सारे अर्थों के कारण ही हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि समाजशास्त्र के अंतर्गत जब इस शब्द का प्रयोग अनेकों अनेक अर्थ में लिया गया तो मर्टन ने थियरी की विशद व्याख्या की, डिटेल में थियरी शब्द को या अवधारणा को या संबोध को समझाने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि कुछ समाजशास्त्री क्लासिकल सोशियोलॉजी को थियरी कहकर संबोधित करते हैं, कुछ मेथडोलॉजी को थियरी कहकर संबोधित करते हैं, तो कुछ आनुभाविक सामान्यकरण एम्पिरिकल जनरलाइजेशन को, ये शब्द क्या है आगे चलते जाएंगे और समझते जाएंगे। आज तो केवल मात्र थियरी का हम परिचय कर रहे हैं। एम्पिरिकल जनरलाइजेशन के लिए भी थियरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ समाजशास्त्री इसका प्रयोग पोस्ट फैक्टम एम्पिरिकल रिसर्च के लिए भी करते हैं, यानी पश्चिम तथ्य आनुभाविक अनुसंधान के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। डेंजिन समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि डेंजिन के अनुसार अवधारणात्मक स्वरूप विशिष्ट समाजशास्त्रीय अभिमुखन और समाजशास्त्रीय प्रारूप के रूप में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि अलग अलग समाजशास्त्री अलग अलग दृष्टिकोण से इस शब्द का प्रयोग करने का प्रयास करते रहे हैं। समाजशास्त्र में सिद्धांत अनेक विषय खंडों का बेहतरीन संकलन है। एक और इसे हम
एक और इसको हम ज्ञान मीमांसा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ज्ञान मीमांसा यानी हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं, क्या समाजशास्त्र विज्ञान है, ऐसा है तो क्यों है, कब और कैसे। जब हम ऐसे कब क्यों कैसे जैसी बात करते हैं तो हम ज्ञान मीमांसा की बात कर रहे होते हैं। और कुछ कहते हैं कि इसका दूसरी ओर इसका प्रयोग आनुभाविक अनुसंधान के लिए किया जाना चाहिए। सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था आनुभाविक अनुसंधान क्या है। आनुभाविक अनुसंधान यानी अनुभव के आधार पर की गई रिसर्च को आनुभाविक अनुसंधान। हम अध्ययन क्षेत्र में जाकर अनुभव के आधार पर जो जानकारियाँ प्राप्त करते हैं वो आनुभाविक अनुसंधान है, और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाल देते हैं उसको हम सिद्धांत कहकर संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार आनुभाविक अनुसंधान के लिए भी थियरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने ये समझने का प्रयास किया कि थियरी शब्द जो इसको हम हिंदी में सिद्धांत कहते हैं, इसके बहुत सारे शब्दकोशीय अर्थ हैं, शाब्दिक अर्थ हैं, लेकिन हमें समाजशास्त्र में इसको समझना है तो हमें अब ये देखना होगा थियरी का समाजशास्त्र में अभिप्राय क्या है। मर्टन ने इसके बारे में विस्तार से व्याख्या की है, जिसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए आप अपने सिलेबस को देखिए, थोड़ा इंटरनेट पर थियरी शब्द को सर्च करिए, सोशलॉजिकल थियरी को सर्च करिए और अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच।